हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इतिहास के बारे में, वो भी इतिहास का जो पहला पार्ट होता है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, उसके बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं इतिहास के कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे अतीत का अध्ययन जो है वो इतिहास कहलाता है, और इतिहास के जनक के बारे में अगर बात करें तो हेरोडोटस को कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। पहला भाग देख लेते हैं, जिस तरह पीडीएफ में दिखाया जा रहा है। पहला भाग हमारा प्राक ऐतिहासिक काल है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल है, और तीसरा ऐतिहासिक काल है। प्राक ऐतिहासिक काल को हम 4 भागों में मुख्यतः डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। पहला है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और चौथा है ताम्रपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, यानी 3 भागों में हम इसको पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। पहला है सिंधु सभ्यता। सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इस पार्ट में हम अध्ययन करेंगे। दूसरा इसका पार्ट है कांस्य सभ्यता या कांस्य वाली सभ्यता। नंबर 3 है हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, और विश्व का ऐतिहासिक काल। अब इतिहास के पहले पार्ट जो कि हमारा प्राक ऐतिहासिक काल है, उसके बारे में हम विस्तृत से देखेंगे कि क्या है, आखिर क्या समझना है हमको और क्या पढ़ना है। पहला इतिहास का वह समय, इसकी पहले हम थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं, जो हमारे जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप को एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत काम आता है ये। पहला इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। अब यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य से मतलब ये है कि ऐसे साक्ष्य जो हमको प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में बताते हैं, जैसे सिक्के हो गए और ताम्र लिपियाँ हो गई, ठीक है। इन सब से हमें पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं उनकी जानकारी मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पत्थर से बने हुए औजार थे, उनके बारे में भी हम देखकर बता सकते हैं कि कौन सा ऐतिहासिक काल रहा होगा जिसमें ये प्रयोग किए गए होंगे। पाषाण काल के बारे में अगर बात करें तो वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। यानी पाषाण का मतलब, हम जनरल भाषा में अगर इसका बात करें, सामान्य भाषा में, तो पाषाण का मतलब हम लोग पत्थर समझते हैं। और ऐसा काल जिसमें पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय मनुष्य जो था घुमंतु प्राणी था, अपना शिकार करता था और आगे बढ़ जाता था, और उन शिकार करने के लिए वो जो प्रयोग करता था, उन औजारों को वो पत्थर से बनाता था। हथियार भी पत्थर से बनाता था। हथियार में जैसे कुल्हाड़ी उसने पत्थर वगैरह से बनाना स्टार्ट किया, और धारदार हथियार भी बनाता था। तो पत्थरों को घिसकर ही उनकी धार वार बनाकर वो अपना अपना शिकार करता था, और उसके आगे वो आगे बढ़ जाते थे, यानी एक जगह पर नहीं रहता था। फिर है पाषाण काल को भी हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है पुरापाषाण काल। पुरा से ही पता चल रहा है कि ये पाषाण काल का सबसे पुराना काल है। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। आदि का मतलब ही पुराना। इस समय का मानव खाना बदोश था, खाद्य संग्राहक था, यानी वो खाने को क्या करता था, खाता था, उसके बाद बचे हुए खानों को संग्रह कर लेता था। अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। यानी ना ही उसका कोई उद्देश्य था रहने का, ना ही वो सभ्य मानव कहलाता था। यानी ऐसा कह सकते हैं मनुष्य के रूप में जानवर था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। मेन क्वेश्चन ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि आग की खोज किस काल में हुई। तो आग की खोज पाषाण काल में हुई, लेकिन पाषाण काल के भी किस काल में हुई, पुरापाषाण काल में हुई। नंबर 2 को हम मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पाषाण काल का ही एक भाग है ये। यह पुरापाषाण, तो सबसे पहले आया हमारा पुरापाषाण काल, फिर उसके बाद आया मध्य, ठीक है। पुरापाषाण के बाद का काल था, इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। अंतिम संस्कार के बारे में हम जानते हैं। अंतिम संस्कार का मतलब ये था कि जब आदमी ख़त्म हो जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु को पा लेता है, तब उसका हम अंतिम संस्कार करते हैं, ठीक है। जिसमें क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचतत्व यह अधम शरीर, यानी 5 तत्वों के बिना हमारा शरीर अधम होता है। सबसे पहले क्षितिजल, पावक और गगन और शमीर। फिर है तीसरा पार्ट पाषाण काल का, वो है नव या उत्तर पाषाण काल। इस काल में मानव ने
स्थायी आवास बना लिया। साथ ही मानव कृषि और तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका यानी घड़ा की खोज कर ली। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि नवपाषाण काल में मानव की सबसे प्रमुख खोज की क्या थी? वो थी मनका यानी घड़ा। ये भी याद रख सकते हैं कि मनका का पर्यायवाची घड़ा होता है। ये हिंदी में आपके काम आ सकता है। एक नोट दिया है इम्पोर्टेंट, मानव ने खेती लगभग 7,000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में की थी। पहली कृषि जो थी, ये मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे यूपी के एग्ज़ाम्स में और आर ओ या यूपी पीसीएस हुआ। पहली कृषि जो थी जौ एवं गेहूं की थी, यानी जो मनुष्य ने पहली अपनी कृषि की वो जौ और गेहूं थी। अब आगे इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा और। जो है 3 पार्ट होने के बाद जो है लास्ट पार्ट में ताम्रपाषाण काल आता है। इसके बारे में हम देखते हैं। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। अब तांबा एक मूल्यवान हमारी मेटल है, ऐसा कहें धातु है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें हमने बना डाली, मशीन बना डाली, इसका यूज अन्य चीज़ों में भी करने लगे, जिसके कारण ये हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, जिसे हम हिंदी में औद्योगिकीकरण भी कहते हैं। इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया है, कुछ जो अभी हमने टॉपिक पढ़े हैं उस पर। किस काल में मानव आखेटक यानी शिकारी था? तो उसका उत्तर है पुरापाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? तो इलाहाबाद का कोल्डिह हवा में जो है चावल के सबसे पहले साक्ष्य मिले। अब इतिहास का जो हमने भाग 3 किए थे उसका दूसरा पार्ट है आद्य ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल हमने पढ़ लिया, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। प्राक ऐतिहासिक काल में क्या था? हमें कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली थी, यानी ऐसी कोई लिपि नहीं मिली थी, लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे जिनसे हम प्राक ऐतिहासिक काल की पुष्टि कर सकें। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमको लिखित साक्ष्य मिले हैं। यद्यपि हम उनको पढ़ने में सफल नहीं हुए हैं या हम सक्षम नहीं हुए हैं अभी तक, लेकिन इस काल की जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। तो उनकी लिपियों को हम देखकर, समझकर और कार्बन डेटिंग और बहुत सारी चीज़ों से हम आद्य ऐतिहासिक काल का पता लगा सकते हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। अब विस्तृत रूप से सिंधु सभ्यता के बारे में हम यहाँ इस वाले पार्ट में देखेंगे, समझेंगे। पहला है, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसी वजह से इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी नदी सभ्यता कहते हैं, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कुछ चीज़ें हमने अलग से लिखी हुई हैं और जो हमने इसमें लाइनिंग की है और थोड़ा जो है डार्किंग की है, इसमें थोड़ा हाइलाइटिंग की है, हाइलाइटर किया है, चीज़ों को थोड़ा उकेरा है, वो ये प्रस्तुत करती हैं कि ये चीज़ें थोड़ा सा अन्य चीज़ों से महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी जो मैसेज सबसे पहले दिया था वो चार्ल्स मैसन ने दिया था। यानी अगर बात करें 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने, जैसा कि हमने लिख रखा है ब्लू पेन से, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का मैसेज दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण जो है, यानी इसका जो है खुदाई का स्टार्ट सबसे पहले सर्वेक्षण यानी जांच पड़ताल की जेम्स कनिंघम ने किया था। सिंधु सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, यानी इसका एरिया भी दिया है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। अब तीनों चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहला मैसेज इसने दिया था, मैसेज दिया था चार्ल्स मैसन ने। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया? जेम्स कनिंघम ने। और सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम शाहनी ने की थी, सबको पता है, और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन मुख्यतः जो है मैचिंग वाले उसमें ज़्यादा आते हैं, मैचिंग वाले पोर्शन में ज़्यादा आते हैं, जिसमें ये दिया जाता है कि दयाराम शाहनी और उसका ईयर दे देते हैं, किसकी खुदाई कहाँ पे की। सिंधु सभ्यता का आकार दिया भी है, या मेन इंपॉर्टेंट ये भी है क्वेश्चन कि कैसा है आकार, कैसा दिखता है? त्रिभुजाकार है। अब इसमें थोड़ा हमने अपने अलग से थोड़ा बनाया हुआ है, जो इसका एरिया दिखाया जा रहा है गुजरात में। इसका जो है पश्चिम भारत में लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता।
अन्य नाम भी इसके दिए हैं। पहला नाम हम जो जानते हैं सब लोग, हड़प्पा सभ्यता के नाम से, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से, सरस्वती के नाम से भी जानते हैं, प्रथम नगरी सभ्यता भी इसे कहते हैं, और पांचवा कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कांस्य का यूज इस समय होने लगा था और इस सभ्यता में अच्छे से किया जा रहा था, इस वजह से इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो अब अगला पेज हम देख लेते हैं। फिर दिया है सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता तो जो थी वो विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। अभी हमने ऊपर देखा था कि पहली नगरी सभ्यता कहते हैं इसे, नगरी का मतलब ही शहरी सभ्यता हो गया। इसका विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। अब जो है इसका जो है एक्सट्रीम्स दिया गया है, एक्सटेंशन दिया गया है, यानी इसका विस्तार दिया गया है, कैसे कैसे है, विस्तार के बारे में देख लेते हैं। जो हमने इधर ब्लू पेन से लिखा भी है, इसकी जो जलीय सीमा थी लगभग 1300 किलोमीटर की थी। सिंधु सभ्यता का अगर हम विस्तार देखें तो इस तरह से कुछ इसके विस्तार देखते हैं कि उत्तर में जो है ये मांडा तक फैली हुई है, दक्षिण में दयामाबाद तक, पश्चिम में जो है सुतकांगेडोर तक, पूर्व में आलमगीरपुर तक। अब ये तो हो गया इनके स्थान का विस्तार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से। लेकिन अब एक क्वेश्चन और आता है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में स्थल के अलावा नदियों में इसका विस्तार कैसे है। उसके लिए हमने जो है एक ट्रिक जो है यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये भी देख लेते हैं कि दैमाबाद महाराष्ट्र में है, आलमगीर यूपी इलाहाबाद के पास में है, और ये पश्चिम में सुतकांगेडोर यानी लगभग पाकिस्तान तक जाता है, और मांडा उत्तर चिनाब नदी यानी JNK तक यानी जम्मू कश्मीर तक। ट्रिक में देख लेते हैं स्थल में, अभी हमने बताया स्थल और नदियाँ दो प्रकार के से इसके विस्तार को अलग अलग करते हैं। तो स्थल में देख लेते हैं सम इक्वल टू AD। सम का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, सम का मतलब स से S यानी सुतकांगडोर यानी पश्चिम से स्टार्ट करते हैं इधर से, और माँ से मांडा हो गया, A से हो गया आलमगीर, और डा से हो गया दयामाबाद। तो सम AD ये है स्थल का विस्तार इसका। नदी का विस्तार डच है, पर डच से हो गया सुतकांगेडोर जो है दाश्क नदी पर है, तो डा से वो हो गया। चा से मांडा यानी चिनाब नदी, और है से हो गया हिंडन नदी यानी हा से, और पा से हो गया प्रवरा नदी यानी महाराष्ट्र। ये इसका सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ये विस्तार है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो मेन इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। पहला दिया गया है इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगेडोर में थी, जो दाश्क नदी के तट पर थी। अभी हमने देखा ऊपर। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा यानी चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। दक्षिणी सीमा में महाराष्ट्र के दयामाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। प्रभु अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट हैं जो आते हैं वो स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। पूछ देता है कि हड़प्पा से कौन सी चीज़ मिली, कुम्हार का चाक हुआ, अन्नागार कहाँ से मिला। तो प्रमुख स्थल में सबसे पहला हमारा स्थल आता है हड़प्पा। हमने लिखा भी हुआ है मेन चीज़ें, जो मेन पॉइंट है, जैसे रावी नदी के किनारे है। देख लेते हैं। इसकी खुदाई दयाराम शाहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िला में स्थित है। ये इसमें कन्फ्यूजन होता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता और जो है ये मोहनजोदड़ो जो दोनों हैं वो पाकिस्तान में हैं, और दोनों पाकिस्तान के अलग अलग ज़िले, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक याद रखना, ये हड़प्पा हमारा माउंट गोमरी में है और मोहनजोदड़ो जो है हमारा लड़काना ज़िले में है। ठीक। तो हड़प्पा जो स्थल है सिंधु घाटी का, उसकी खुदाई सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? दयाराम शाहनी ने 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर स्थित था ये, वहीं इसकी खुदाई हुई। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। कौन कौन से? पहला जैसे कुम्हार का चाक हो गया, अन्नागार हो गया जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान। ये क्वेश्चन नया बना है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि RS-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिलता है। तो ये हड़प्पा स्थल से मिलता है जो सिंधु घाटी नदी सभ्यता के अंतर्गत आता है। हाथी का कपाल मिला हुआ है। कपाल से मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कपाल का मतलब उसका हड्डियों का जाल। स्वास्तिक चिन्ह मिला है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। और ये इंपॉर्टेंट हमने लिखा हुआ है इधर, पुजारी की पत्थर की मूर्ति, ये भी कहाँ मिला है? हड़प्पा से ही मिली हुई है। अब इसका दूसरा जो इम्पॉर्टेंट स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। खुदाई याद रखना, और किसने की ये भी याद रखना। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी ने, हड़प्पा की खुदाई दयाराम शाहनी ने। उसकी 1921 में, इसकी 1922 में।
यह पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और जो हमारा हड़प्पा था वो रावी नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु नदी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, ये भी याद रखना। मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों के टीले के नाम से भी जानते हैं और इसे सिंधु सभ्यता का बगीचा भी कहते हैं, जैसा कि हमने ब्लू से लिखा हुआ है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। पुरोहित का आवास। पुरोहित के बारे में आप लोग जानते हैं, जो मंदिरों में पूजा अर्चना का काम करते थे उन्हें हम पुरोहित कहते थे। घर में कुआं। विशाल स्नानागार। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विशाल स्नानागार जो सबसे बड़ी उस समय की वहाँ की इमारत थी। अन्नागार। सूती वस्त्र। सबसे चौड़ी सड़क। सभागार। पशुपति शिव। कांसे की नर्तकी। तांबे का ढेर। सबसे ज़्यादा मोहरें भी मोहनजोदड़ो से ही मिली हैं। कुछ और चीज़ें हमने लिखी हैं, वो दुर्ग के बारे में है कि दुर्ग क्या होता था। तो दुर्ग और जो है नगर दोनों में अंतर लिखा हुआ है इधर। दुर्ग में एक सुरक्षा दीवार होती थी, यानी जैसे मान लो जैसे पहले किला होते थे, जो किला के बाहरी की दीवार होती थी उसे वैसे ही दुर्ग होते थे। दुर्ग का मतलब ही किला के रूप में एक नगर को बसाया जाना, यानी एक नगर होता था छोटा सा, उसके बाहर एक सुरक्षा की दीवार होती थी ऊंची सी, जहाँ उच्च वर्ग के लोग रहते थे। उच्च वर्ग में जैसे मान लो राजा के मंत्री वगैरह हो गए, राजा का खुद का घर होता था, तथा नगर में कोई सुरक्षा दीवार नहीं होती थी। नगर में नीचे वाले लोग रहते थे, यानी निम्न वर्ग के लोग, जिसमें मजदूर आता था, हमारा मजदूर वर्ग आते थे, और जो अन्य वर्ग अन्य विभागों में काम करते थे वो आते थे निम्न वर्ग में, जो नगर में रहते थे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद का जो है अगला है स्थल जो हमारा मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था वो सबसे बड़ी इमारत थी यहाँ की। तीसरा जो स्थल है हमारा वो है चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो का मतलब है 1931 में इसकी खुदाई किसके द्वारा, मेन इंपॉर्टेंट है, ये भी मिलान में आता है कि किसने की थी, गोपाल दास मजुमदार, यानी जीएम से इसको डिनोट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, गोपाल मजुमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यही एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। बाकी सारे जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं उनमें दुर्ग पाया जाता है। दुर्ग का मतलब है क्या है कि एक जो है स्थल, यानी ऐसा स्थान जहाँ पे जिसके बाहर एक सुरक्षा दीवार हो, वो उसे दुर्ग कहते थे। यानी इस जो स्थल है चन्नूदड़ो, इसमें क्या है, दुर्ग नहीं मिला, यानी निम्न वर्ग और उच्च वर्ग शायद एक साथ ही रहते होंगे। यह एक औद्योगिक शहर है, यहाँ दुर्ग नहीं मिला। यहाँ की निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। मेकअप सामग्रियाँ, मेकअप के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंटें। अलंकृत का मतलब है सजी हुई ईंटें थी, उस पर कुछ न कुछ आकृति उकेरी गई थी। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ये भी क्वेश्चन आया है कई बार कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता कहाँ से मिला है, वो मिला है हमारा चन्नूदड़ो से। वक्राकार ईंटें, यानी वक्र के रूप में ईंटें मिली हैं। फिर चौथा हमारा जो स्थल आता है रोपड़। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की थी। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। तो अगला फिर पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, बनावली जिसे भी कहते हैं। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। यह हरियाणा में, ना लिखा है इसको थोड़ा ने कर लेना आप लोग, यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यह जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिलता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्थान था सिंधु घाटी में जहाँ पे घरों में सोख्ता मिलता था, तो वो था बनावली। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, यानी 90 डिग्री पे कट नहीं करती थी। फिर छठा स्थल है हमारा कालीबंगा। इसके खोजकर्ता जो थे वो अमलानंद घोष थे। इसकी भी खोज 1953 में की। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। ये भी क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है, काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, जुता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती, यानी जिसको अब पहले हम लोग घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, घग्गर नदी किनारे बसा हुआ है। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की है। धौलावीरा अगला है हमारा स्थल। कच्छ की कहाड़ी उन्नत जल प्रणाली के नाम से इसमें ये मशहूर था। यह गुजरात में स्थित है धौलावीरा। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का अगर सबसे बड़ा स्थल के रूप में बात कर लेते हैं तो धौलावीरा है, ठीक है। तो इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो है नगर योजना इसी स्थल की थी। फिर आता है सुरकोटता। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश, शवाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है।
लोथल की बात कर लेते हैं। शुतकोरता तथा लोथल ये दोनों क्या थे, हमारे बंदरगाह थे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मोहरें मिली हैं जो विदेशी व्यापार का संकेत हैं। फिर अगला देख लेते हैं थोड़ा क्या है। अगला स्थल जो है हमारा रंगपुर है। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली हुई है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में ये इसका विस्तार है। भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है वो राखी गढ़ी है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा, लेकिन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, यानी हरियाणा में है ये। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर सबको पता है, जैसे मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं देख लेते हैं, कुछ एक दो हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहरी सभ्यता थी, सबसे इम्पोर्टेंट है और सबको पता होता है ये। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं तथा पूरब पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः ही साफ हो जाती थी। अब समझो आज के युग में हम कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को बनाते थे, लेकिन उस समय ये कुछ नहीं था, उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। फिर भी वो लोग कितना ज़्यादा सोच विचार करते थे कि जो है सड़कों को पूरब पश्चिम दिशा में बनाना है, जिससे हवा द्वारा वो सड़कें स्वतः ही साफ हो जाए। कितनी सुंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता होगा, कितने सुंदर विचार होंगे उनके। नालियाँ ढकी हुई थी। अब ये भी एक अचरज सी बात है कि उस समय लोग इतना सोचते भी थे कि नालियों को ढका जाए, जिससे कोई भी बैक्टीरिया या हमारी बीमारी फैल ना सके। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। आज भी हमारे भारत देश में लगभग 60% से अबव जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है। अभी भी अपनी जीविका वो वहीं से चलाते हैं। इनका व्यापार विदेशों तक होता था। इनका समाज मात्र सत्तात्मक था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, बहुत सारी चीज़ें एक मूवी के द्वारा भी क्लियर की गई हैं। इस मोहनजोदाड़ो एक पिक्चर आई थी मोहनजोदाड़ो के रूप में, उसमें बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया गया है, जिसमें आप व्यापार के बारे में जान सकते हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा था, बोली विचार संस्कृति कैसी थी, उसमें सारी चीज़ों को बताया गया है। और उसमें लास्ट सीन दिखाया जाता है कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक जो है नदी के बांध के द्वारा टूटने से हुई है, ये भी उसमें दिखाया गया है। उसका चित्रण अच्छे से किया गया है, आप लोग जाकर उसको भी देख सकते हैं। इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सिंग वाले जानवर का चित्र था। इनके मोहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाँट जो होता था वो 16 किलोग्राम का था। जैसे अपने लोगों के यहाँ 50 ग्राम का भी बाँट होता है सब्जी वाले के पास, और सुनार के पास तो मिलीग्राम में भी बाँट होते हैं। उनकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। यहाँ पे युद्ध है, युद्ध या तलवार से वो लोग परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। मोहनजोदारो में भी इसको दिखाया गया है कि वहाँ पे एक बांध के टूटने से बाढ़ का आयत आती है, जिससे वो पूरी सभ्यता को तहस नहस कर देती है। सिंधु सभ्यता के पढ़ने के बाद, सारे स्थलों को देखने के बाद, अब हम देखते हैं अगली सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व थी। इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, दजला और फरात की नदियों के नाम से जाना जाता है, उनके मध्य में विकास हुआ इनका। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 भाग थे: सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और कैल्ड्रिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ था। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया था। विश्व की सबसे पहली सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा बिल्कुल अंतर है, लेकिन दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व की पहली सभ्यता अगर पूछी जाए तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता पूछी जाए तो वो सिंधु सभ्यता थी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा मिस्र की सभ्यता, जो कि 3100 ईसा पूर्व थी। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। इसे नील नदी की देन भी कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। नील नदी जो सबसे लंबी नदी है विश्व की। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गिज़ा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है, जो कि किसमें है, मिस्र की सभ्यता में। और टाइमिंग याद रखिएगा 3100 ईसा पूर्व। टाइमिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, हर एक किताब में नई नई टाइमिंग मिलती है, तो आप इस पर विशेष ध्यान ना देकर जो इसकी विशेषताएं हैं उस पर ध्यान दीजिए। रोम की सभ्यता जो थी वो 600 ईसा पूर्व थी। यह इटली में विकसित थी
रोम इटली। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण का केंद्र है। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं आगस्टक थे। जूलियस सीजर के बारे में हमने एक ड्रामा भी पढ़ा था 12th में। वो भी इस सभ्यता के बारे में कुछ न कुछ चित्रण करता है। नोट: जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी थी। जूलियस सीजर नामक नाटक है, ये देखो अभी हमने बताया, विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, जो अभी भी 12th की किताबों में चलता है। फारस की सभ्यता के बारे में बात करें तो 500 ईसा पूर्व। यह वर्ष अब देखते हैं कैसे टाइमिंग घट रही है। हमने मेसोपोटामिया की पढ़ी तो 10,000 ईसा पूर्व, फिर उसके बाद हमने मिस्र की पढ़ी तो 3100, अब फारस की पढ़ रहे हैं तो 500 ईसा पूर्व। इसके पहले हमने जो है रोम की पढ़ी थी वो 600 ईसा पूर्व। तो घटते हुए क्रम में चल रहा है, यानी ईसा पूर्व घटते हुए होता है, यानी जो बाद में होता है वो उसकी टाइमिंग पहले लगती है। जैसे जो रोम हुआ है, रोम की सभ्यता हुई वो 600 ईसा पूर्व। अब जो है फारस की सभ्यता ये बाद में आई, लेकिन इसकी टाइमिंग 500 ईसा पूर्व दिख रही है। यह वर्तमान ईरान में थी। इस सभ्यता का विकास तेज़ी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। इनकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। स्पार्टा एक मूवी भी आती है, उसको आपने देखा होगा। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के आपने देखा होगा वो घोड़े वाला एक चैप्टर चलता था, लेसन चलता था 6-7-8 में शायद था ऐसे। उसमें एक घोड़े के पेट पर काष्ठ का घोड़ा बनाकर, लकड़ी का घोड़ा बनाकर उसके पेट में कुछ सैनिक छिप जाते हैं, और वो जो वहाँ की सेना उस इतने बड़े घोड़े को देखती है तो वो अपने सीमा के अंदर ले लेते हैं उनको, और वहाँ से उसके पेट से निकले हुए जो सैनिक हैं वो उस राज्य पर अधिकार कर लेते हैं। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीस कर रहा था। जर्कसीस ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया। पीली नदी की सभ्यता यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। हांगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यहाँ सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। ये हमारे 2 पार्ट थे, प्राक ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। अब इतिहास का तीसरा काल यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसको हम ऐतिहासिक काल के रूप में जानते हैं। इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और इसे पढ़ा भी जा सका है। प्राक ऐतिहासिक में कोई भी लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं थे। हम जो है अन्य चीज़ों से उस काल के बारे में पता करते थे। आद्य ऐतिहासिक में लिखित लिपियाँ उपलब्ध थीं, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाए। ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं, जिनको हमने पढ़ा भी है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। इसके बाद में थोड़ा हम देखेंगे। इसके बाद में ऐतिहासिक काल को हम डिवाइड कर लेते हैं। देखते हैं पुरातात्विक, विदेशी यात्रा और साहित्य। इन चीज़ों से हमको इस काल के क्या मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं, कुछ इसके साक्ष्य मिलते हैं। पुरातात्विक हैं कुछ विदेशी यात्राओं, जो विदेशी यात्री आए उनके साहित्य से मिलते हैं, और कुछ यहाँ के साहित्य थे। पुरातात्विक में देख लेते हैं सिक्का, अभिलेख। ठीक है, सिक्के से उनके बारे में पता चलता है। कुछ ऐसे राजा हुए जो सिक्कों पर अपनी मूर्तियाँ अपने कलमे खुदवा देते थे। अभिलेख लिखवाए थे, जैसे अशोक के अभिलेख, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त के अभिलेख बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। साहित्य के क्षेत्र में धार्मिक, गैर धार्मिक। धार्मिक में ब्राह्मण में वेद, हमारे ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, और गैर धार्मिक में जैन और बौद्ध के धर्म से अब हमको कुछ ऐतिहासिक काल के बारे में पता चलता है। सिक्का, कॉइन्स। सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ये मेन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सिक्के का अध्ययन कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। तो एक पहला पॉइंट दिया है, टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था। यह सिंधु सभ्यता में बना था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्का का प्रयोग हुआ था। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। अब पहला धातु का सिक्का अगर पूछा जाए तो आहत का सिक्का, जो मौर्य काल में बना हुआ था। पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। सीसा का सिक्का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। सीसा का सिक्का किस काल में प्रचलित थे? सातवाहन काल में प्रचलित थे। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा चलाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने, उधर शुद्ध सोना है और इधर अशुद्ध सोना है, गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय स्कंदगुप्त शासक थे। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है, के समय प्रचलित हुआ। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। 10 पॉइंट लिखा है। पॉइंट वाइज से ही पढ़ने में ये आसानी होती है कि आप लोगों को पॉइंट छोटे होते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं।
कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ था। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया। ये भी पूछा जाता है कि चमड़े का आखिर सिक्का, अब सोचिए ज़रा चमड़े का सिक्का कैसे होता था। आप लोग थोड़ा विचार करिए, इमेजिन करिए। देखिए, विचार करने से होता क्या है कि आपका दिमाग थोड़ा जो मंद पड़ा है, जो बहुत दिनों से शांत पड़ा है, उसमें थोड़ा गति आती है और वो सोचने पर थोड़ा मजबूर होता है। जब आप अपने दिमाग को सोचने में मजबूर करेंगे तो कुछ ना कुछ दिमाग जो है आउटपुट देगा ज़रूर। अगर आप इनपुट डालेंगे उसमें तो आउटपुट ज़रूर मिलेगा। रुपए का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया, 12 नंबर पॉइंट पे है। दाम का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था। सोने की असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने ही किया। अब बात कर लेते हैं अभिलेख। ये है हमारे पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। तो पहले सिक्का हो गया, अब अभिलेख। पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि अभिलेख किसे कहते हैं, तो पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख। क्योंकि उस समय कोई ऐसे पेन तो थे नहीं, ना ही ट्राइमैक्स था, ना ही हमारा कोई भी ऐसे पेन्स थे जो अवेलेबल हों। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, पत्थरों को, अभी भी हम लोग जैसे कहीं पत्थर रोड बनती है, सड़क बनती है, तो उस पर हम क्या करते हैं, पत्थरों पर गोद कर लिखते हैं कि ये सड़क माननीय द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया गया या इसको प्रारंभ किया गया। अभी भी पत्थर हम लोग लगवाते हैं। तो छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है, यानी छोटे पत्थर हैं तो उन पर लिखना। अगर शिलालेख है, स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेखन कहलाता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। फिर है अभिलेख में जो है कुछ पॉइंट और दिए गए हैं। देखो, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन अभी हमने देखा था, अब अभिलेखों का अध्ययन, दोनों इंपॉर्टेंट है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। प्रमुख अभिलेख कौन थे? विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक जो है डेरियस ने किया था। पहला अभिलेख बोगस गोई में मिला, जो तुर्की या एशिया माइनर में। पहला अभिलेख कहाँ मिला? बोग जगोई में मिला, जो तुर्की एशिया माइनर में है। फिर क्या था? हाथी गुफा अभिलेख, जो कहाँ मिला? उड़ीसा। ठीक है, इसे कलिंगराज खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग की युद्ध की चर्चा है। कलिंग का युद्ध आप लोगों को पता होगा, जो अशोक द्वारा लड़ा गया था, जिसके बाद अशोक का मन विचलित हो गया था और उसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हालांकि उसमें जो है उसने इतने कहते हैं कितने खून बहा कि पूरी जो उस समय की वहाँ की जो युद्ध भूमि थी वो लाल हो गई। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था, गंगवंश। ऐहोर अभिलेख, राजस्थान। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त की है। इसके बारे में इस पर चर्चा की गई है अभिलेख में लिखकर, ऐहोर में। जूनागढ़ का अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिलेख भी मैचिंग में आते हैं, चाहे आरओ का पेपर हो, चाहे पीसीएस का। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो जूनागढ़ का अभिलेख गुजरात में है, उसमें रुद्रदायन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस राजा ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। फिर है चौथा अभिलेख, प्रयाग अभिलेख, इलाहाबाद में है। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। भीतरी अभिलेख, गाजीपुर, यूपी में है। स्कंदगुप्त ने हूणों पर आक्रमण की चर्चा की है। ये अभिलेख जो है स्कंदगुप्त ने लिखा गया। बिहार अभिलेख, बिहार शरीफ, स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप लोग जानते हैं। इस यज्ञ के द्वारा एक घोड़े पर जो है घोड़े को छोड़ा जाता था, वो घोड़ा जहाँ तक जाता था उस राजा का वो राज्य वहाँ तक हो जाता था। अश्वमेध यज्ञ जो है राजा रामचंद्र जी ने भी किया था उसमें, और कुछ ने उनको जो है उनके घोड़े को पकड़ लिया था, फिर उनसे उनको युद्ध हुआ था, जो भी आप इसके बारे में जानते हैं। नंबर 7 है देवपाड़ा अभिलेख, बांग्लादेश या सेन वंश के शासक विजय सेन का है। ग्वालियर अभिलेख 8 नंबर, मध्य प्रदेश, प्रतिहार शासक भोज का है। 9 मंदसौर अभिलेख, एमपी, मालवा शासक यशोवर्मन का है। स्तंभ लेख, यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। अब हमने क्या क्या देखा? हमने देखा सिक्के, फिर अभिलेख देखे, यानी छोटे शिलालेख पर लिखे गए। स्तंभ के समान अब स्तंभ लेख के बारे में देख लेते हैं। पहला है हमारा मेहरौली का स्तंभ लेख, दिल्ली। मेहरौली के बारे में आप लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का है। इस पर आज तक जंग नहीं लगा है, अर्थात यह अपने रासायनिक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। अब समझिए, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के राज्य से अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। एक क्वेश्चन आप लोगों से है, हालांकि वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। अगर आप लोग जंग का फार्मूला बता सकें, जो भी रसायन विज्ञान के छात्र हैं या छात्राएँ हैं, बहन हैं या भाई हैं हमारे, वो अगर जंग का फार्मूला बताएं तो कमेंट में लिख सकें इसको, तो आप जरूर कोशिश करिएगा। अर्थात यह अपने रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है, इस वजह से इस पर अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है। नंबर 2 मथुरा स्तंभ लेख, यूपी, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का है। इसमें सहिष्णुता की चर्चा की। सहिष्णुता का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? सहिष्णु होना मतलब क्या है?
यानी सहिष्णुता का मतलब क्या है कि सभी धर्मों का सम्मान करना, सहिष्णु होना, यानी कट्टर नहीं होना। नंबर 3, एड़न स्तंभ लेख MP भानुगुप्त का है, इसमें सती प्रथा की चर्चा है। बौद्ध स्तंभ लेख MP वासुदेव का है, शुंग वंश की चर्चा है। हेलियोडोरस गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख MP, इसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की चर्चा दी है। विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन किया गया, हेरोडोटस हिस्टोरिका लिखी है इन्होंने। अब देख लेते हैं आगे क्या है। तो आज हम लोगों ने जो है ये 5 पार्ट स्तंभ लेख के जो स्तंभ लेख थे 5, उनको कंप्लीट कर लिया है। अगले एपिसोड में या अगले पार्ट में हम लोग विदेशी यात्री द्वारा जो भारत का भ्रमण किया गया और उन्होंने अपने साहित्यिक जो चीज़ें हैं उनकी जो वर्णन किया है वो अपनी पुस्तकों में किया है, अपनी बुक्स में किया है, हर एक में अलग अलग लिखी हुई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।